नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना की होगी और साथ ही बात सियासत की भी करेंगे। अजीब बात है कि हिंदी सिनेमा जिस समाज को दिखाने का दावा करता था, एक बिंदु से आगे उसी की सच्चाई की उसे परवाह नहीं थी। हालांकि वो लगातार दर्शक को देशभक्ति और युद्ध की फिल्मों की खुराक देता रहा था, फिर भी राजनीति पर बनी फिल्में हिंदी सिनेमा की मुख्य धारा में एक अलग विधा नहीं थी। ऐसी ज्यादातर फिल्में जिनका विषय देश था, वीरों पर आधारित होती थीं, असली या काल्पनिक, और आज़ादी, बंटवारे या पड़ोसी देशों के साथ टकराव को साधारण रूप में ही दिखाती थीं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों के विपरीत, जहां एक सिने स्टार का राजनीतिक चेहरा उसकी पर्दे पर की लोकप्रियता के अनुरूप था, हिंदी सितारे या तो सक्रिय राजनीति से दूर रहते थे या ज्यादा से ज्यादा सतही तौर पर उससे जुड़ना पसंद करते थे। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी ने हिंदी के फिल्मी अभिनेताओं को सियासत से और भी दूर कर दिया। ऐसा नहीं है कि आपातकाल से फिल्मी सितारों की जिंदगी पर असर नहीं पड़ा। सरकार के लिए फिल्मी सितारे लाखों आम हिंदुस्तानियों से अलग नहीं थे और उसने अभिनेताओं को भी उतने ही कड़े हुक्म दिए जितने उन अनजान लाखों लोगों को जो हर शुक्रवार उन्हें देखने के लिए कतारें लगाते थे। सरकार ने फिल्मों के जाने पहचाने नामों को उसके हक में बोलने पर मजबूर किया और उसके लिए प्रदर्शन करने का फरमान भी किया। जो न करने पर उन पर या तो सरकार द्वारा नियंत्रित माध्यमों मीडिया में रोक लगा दी जाती या उन्हें दूसरे तरीकों से परेशान किया जाता था। ये इमरजेंसी के दिनों की बात है। उन हजारों अनजान हिंदुस्तानियों से हटकर जिन्होंने सरकार की तानाशाही का सामना किया, फिल्मी दुनिया में मुट्ठी भर लोगों में ही विरोध करने की हिम्मत थी। सबसे ज्यादा विरोध उससे आया जो राजेश खन्ना के बहुत करीब था। किशोर कुमार के दिल्ली के हुक्म पर कठपुतली बनकर अदायगी करने से इनकार ने उन्हें ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन से बाहर करवा दिया। इसी तरह उस दौर के सबसे व्यस्त अदाकारों में से एक शत्रुघ्न सिन्हा को भी सरकारी मंचों से हटा दिया गया, क्योंकि उन्होंने खुलकर जयप्रकाश नारायण की एक तरीके से उनकी तरफदारी की थी। अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में देवानंद बताते हैं कि कैसे उन्हें और दिलीप कुमार को धोखे से यूथ कांग्रेस की एक जनसभा में बुला लिया गया, जिसमें उनसे संजय गांधी के जोशीलेपन की तारीफ करने की गुजारिश की गई। देवानंद ने इनकार कर दिया और फिर अपनी फिल्मों पर रोक लगते पाया और अपने नाम को सरकारी प्रसार माध्यमों की काली सूची में भी। उन्होंने सरकार की तानाशाही कार्यवाही पर सवाल करने के लिए उस वक्त के सूचना और प्रसारण मंत्री के साथ मिलने का समय लिया और उनसे कहा कि जो सरकार सत्ता में थी उसके हक में बोलना अच्छी बात थी। बाद में देवानंद ने सरकार की मनमानी के खिलाफत करने के लिए एक राजनीतिक दल भी बनाया जिसका नाम था द नेशनल पार्टी, जिसमें तमाम फिल्मी सितारे थे। व्यवस्था के खिलाफ फिल्म जगत के दबे गुस्से ने दीवार जैसी फिल्मों में आवाज पाई, जो जावेद अख्तर के मुताबिक आसपास होने वाली घटनाओं से प्रेरित थी। फिर भी दीवार देश को घेरने वाले राजनीतिक उथल पुथल की स्पष्ट कहानी नहीं थी। न ही फिल्म आंधी में गुलजार साहब ऐसी बात कह पाए जो इंदिरा गांधी या तारकेश्वरी सिन्हा के जीवन पर आधारित कही जाती थी। जैसे भी उसे देखा जाए, लोकप्रिय हिंदी सिनेमा उस वक्त की हकीकत से एक उचित दूरी बनाए हुए था, जो बीतते वक्त ने इस फर्क को और बढ़ा दिया। समानांतर सिनेमा भी जो इन्हीं सालों में उपजा था, खेदजनक ढंग से आपातकाल के दौरान आम आदमी की दुर्दशा दिखाने में नाकामयाब रहा। इस दौरान राजेश खन्ना ने सरकार के अक्खड़पन के शिकार किशोर कुमार के साथ कई शामें बिताई हो सकती हैं, लेकिन वो इकलौते लोकप्रिय अभिनेता थे जिसने कांग्रेस के हितों का खुलेआम प्रचार किया। महाचोर जैसी फिल्मों में और उस सीन में जिसमें सरकार की अच्छाइयों के बारे में नसीहत थी और जिसके एक सीन में पृष्ठभूमि में दीवार पर लिखा हुआ था वोट फॉर कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस को वोट दो। अमिताभ बच्चन ने भी, जो नेहरू गांधी परिवार के साथ अपनी नजदीकी के लिए जाने जाते हैं, आपातकाल के दौरान कभी सरेआम खुद को सरकारी तौर तरीकों से नहीं जोड़ा।
अमिताभ बच्चन और सुनील दत्त के 1984 में लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले हिंदी सिनेमा ने शायद ही कभी सरकार की तरफ साफ रवैया अपनाया हो। पृथ्वीराज कपूर और नरगिस जैसे कलाकारों को राज्यसभा में भेज दिया गया। 1981 में बॉम्बे का शरीफ बनाए गए सुनील दत्त का राजनीति में आगमन उनके जाने माने सामाजिक कार्य को सहज बढ़ावा था, जो सीमा पर तैनात सैनिकों के मनोरंजन से लेकर परोपकारी कामों के लिए धन इकट्ठा करने तक था। परंतु अमिताभ बच्चन का कांग्रेस ने उसी एक ढंग से फायदा उठाया जिस तरह राजनेता फिल्मी सितारों का उठाते हैं। राजनीति में किसी निर्वाचन क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली उम्मीदवार ही बाकियों के मुकाबले सहज चुनाव होता है। लेकिन कभी कभी भारतीय राजनीतिक दल किसी उम्मीदवार को इसलिए भी चुनते हैं क्योंकि लगता है कि वो एक ज्यादा बलशाली उम्मीदवार को हराने के काबिल है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में तजुर्बेकार हेमवती नंदन बहुगुणा के सामने अमिताभ बच्चन को खड़ा कर दिया और जिस ढंग से सुपरस्टार ने राज्य के पुराने मुख्यमंत्री को हराया, उसने साफ कर दिया कि केवल अंत ही अहम था, साधन नहीं। अमिताभ बच्चन राजीव गांधी के हमराज थे, दोस्त थे और उनके मुताबिक वो राजनीति में सिर्फ अपने बचपन के दोस्त की जज्बाती दलील की वजह से ही आए थे। देवानंद जिस ढंग से अपनी राजनीतिक पार्टी के लिए कोशिश कर रहे थे, उसने कांग्रेस को सजग होकर ध्यान देने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि उन्हीं हलचल भरे सालों में एमजी रामचंद्रन ने पहली बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जो कि खुद फिल्म इंडस्ट्री से आए थे, साउथ की। देवानंद से विपरीत एमजीआर के पास एक चालाक राजनीतिक दिमाग था और वो एक दशक से भी ऊपर विधानसभा के सदस्य रह चुके थे। हो सकता है कि सरकार डरती हो कि एमजीआर की तरह, जो 1987 में अपनी मृत्यु तक लगातार 3 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने, देवानंद या राजनीति में आने वाला कोई भी लोकप्रिय अभिनेता मुश्किल खड़ी कर सकता है। ये बात कांग्रेस अंदर खाने समझने लगी थी। अमिताभ बच्चन जब राजनीति में शामिल हुए तब वो अपनी लोकप्रियता के शिखर पर थे। ये भी हो सकता है कि वो इसलिए कांग्रेस के एजेंडा का हिस्सा हों ताकि देवानंद की राजनीतिक पार्टी या वैसी ही दूसरी पार्टियां जैसी भविष्य की चुनौतियों को परे रखा जा सके, क्योंकि उनको पार्टी में लेकर कांग्रेस के उस दौर के सबसे बड़े सितारों को जाल में फंसा लिया गया था। लेकिन राजीव गांधी को अमिताभ बच्चन से उम्मीद नहीं थी कि वो अपने और अपने भाई अजिताभ के नाम, जो बोफोर्स विवाद की वजह से दागदार हो गए थे, को साफ करने के लिए चीजों को बीच मंझधार में छोड़ देंगे। कहीं तुम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने एक रोज अपने बेटे अमिताभ बच्चन से पूछा था, और नाश्ते की मेज पर उनके पिता के सीधे सादे सवाल ने उनको राजनीति छोड़ देने का फैसला करने का ख्याल दिया और एक स्वीडिश अखबार का विरोध करने का, जिसने दावा किया था कि बोफोर्स दलाली में अमिताभ बच्चन का भी नाम है, वो भी शामिल थे। राजीव गांधी को अमिताभ बच्चन का फैसला पसंद नहीं आया और साथ छोड़ देने जैसा लगा। यही वो वक्त था जब कांग्रेस सत्ता से बाहर कर दी गई थी। राजीव गांधी नए साथियों की तलाश में थे और उन्हें राजेश खन्ना न सिर्फ अमिताभ बच्चन की जगह अच्छा बदलाव लगे, बल्कि एक ऐसे शख्स जिसकी उनके साथ नजदीकी अमिताभ बच्चन को खलेगी भी। जॉनी बख्शी जैसे राजेश खन्ना के करीबियों ने इसे स्टार के फिल्मों से संन्यास की तरह देखा, लेकिन शायद राजेश खन्ना ने इसे खुद को अमिताभ बच्चन से बेहतर साबित करने के मौके की तरह देखा होगा। जो भी हो, ये बात दिलचस्प है कि जब जॉनी बख्शी ने राजेश खन्ना से उनके राजनीति में जाने के फैसले के बारे में पूछा तो उन्होंने ठहाका लगाया कि राजनीति सच में बदमाशों के लिए आखिरी चारा थी। जिस तरह राजीव गांधी ने अमिताभ बच्चन को हेमवती नंदन बहुगुणा के मुकाबले छोड़ दिया था, उसी तरह उन्होंने नई दिल्ली चुनाव क्षेत्र से राजेश खन्ना को लाल कृष्ण आडवाणी से भिड़ा दिया। वो शख्सियत जो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों वाली पार्टी से 543 सीटों वाली संसद में मुख्य विरोधी दल बनाने वाली थी, और पहले भी कांग्रेस का प्रचार कर चुके राजेश खन्ना ठाणे या बॉम्बे के समीप किसी जगह से चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन राजीव गांधी का मानना था कि राजेश खन्ना दिल्ली में लाल कृष्ण आडवाणी की जीत की संभावना को खत्म कर सकते थे और इसलिए अंबिका सोनी की जगह राजेश खन्ना को चुना गया। और राजीव गांधी चूंकि उनके राजनीतिक जीवन में दिलचस्पी लेने के लिए राजेश खन्ना ने अपना अड्डा भी अब
दिल्ली को बना लिया था और पार्टी प्रचार के रास्ते पर चल पड़े। उन्होंने जल्दी ही नेताओं की आम पोशाक, सफ़ेद कुर्ता पैजामा और अपनी नई भूमिका अपना ली। राजेश खन्ना एक ढलते सितारे रहे होंगे, लेकिन उनकी लोकप्रियता बरकरार थी और उनके भाषणों के लिए भीड़ भी खूब जमा होती थी और हैरान नहीं करती थी इस बात से कि लोग इतने आएंगे। कांग्रेस को तो बिल्कुल नहीं। उन्होंने डिम्पल और अपनी बेटी ट्विंकल को भी अपने प्रचार के लिए मना लिया था। पत्रकारों से मेल मुलाकात करने लगे कि ताकि वो उन्हें कुछ गंभीरता से लें, महज एक मोहक अभिनेता के रूप में न देखें जो उनके अनुभवी विरोधी के लिए कोई चुनौती नहीं था, बहुत असली था। हर एक बीतते दिन के साथ राजेश खन्ना न सिर्फ कामयाब होने का यकीन करने लगे बल्कि लाल कृष्ण आडवाणी को हराने का भी, जिन्हें अभी वो राजनीतिक महापुरुष बनना था, जो 90 के बीतते दशक के साथ बने। लगभग इसी वक्त राजेश खन्ना तकरीबन 2 दशकों में पहली बार अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना आमने सामने आए। मूवी पत्रिका को दिए एक इंटरव्यू में, और इस इंटरव्यू में ये साफ जाहिर था कि अमिताभ बच्चन को राजेश खन्ना की जिंदगी में होने वाली घटनाओं में कोई सरोकार नहीं था, लेकिन राजेश खन्ना के लिए इससे उल्टा था। राजेश खन्ना ने मूवी साक्षात्कार में खुलासा किया कि राजीव गांधी ने कुछ साल पहले उन्हें राजनीति में आने के लिए कहा था, लेकिन वो सिर्फ कुछ हद तक राजनीति के लिए प्रतिबद्ध होना नहीं चाहते थे, क्योंकि अभी तक अभिनय की जिम्मेदारियां पूरी करने में कुछ और साल लगने थे। राजीव गांधी के उन पर दांव लगाने की वजह से राजेश खन्ना उस व्यक्ति को निराश नहीं करना चाहते थे जिसने अमिताभ बच्चन को भी राजनीति में आने के लिए मना लिया था, और जो अब उन्हें एक तरह से अमिताभ बच्चन के बराबर होने का एकमात्र मौका दे रहे थे। लेकिन राजनीति इतना आसान नहीं है, इसे राजेश खन्ना भी समझ रहे थे और सियासत भी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।